अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, और काफ़ी देर से बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप सुनाएं। मैं भी ठीक बिल्कुल। और कैसी गुजरी ईद? ईद घर में। अच्छा, घर में सिर्फ घर वालों के साथ। कराची में तो नहीं ना? मैं कराची में नहीं, भावलपुर गया हुआ था जैसे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था। सही। तो वहाँ ये था कि चलो उन दिनों केसेस बहुत कम थे क्योंकि ज़रा छोटा शहर है तो देर से पहुँचते हैं लोग वहाँ, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में एक सा हाल हो गया है। फिर मैं यहाँ आ गया, मैं जब जैसे वहाँ रहना है वैसे यहाँ रहना है, तो फिर वापस आ जाते हैं। तो साकिब, कितनी मुश्किल से सफ़र तय किया भावलपुर से कराची, फिर थिएटर सीखा, फिर टीवी, और अभी तक स्ट्रगल है या फुल स्टॉप लग चुका है? देखें, मेरे ख्याल से स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती, ना होनी चाहिए। अगर हम किसी बड़े एक्टर का नाम लें, ये मैं अपनी सोच के मुताबिक बात करूं कि फैसल भाई हैं, फैसल कुरैशी हैं, ये नुमान भाई हैं, उनको भी हर नेक्स्ट प्ले जो है उसमें पूरी जान मारनी पड़ती है, पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि स्क्रिप्ट अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, उसमें अच्छे एक्सप्रेशन दिए जाएँ। तो वो स्ट्रगल इसी को ही कहते हैं कि आप मेहनत कैसे करते हैं। एक दूसरी स्ट्रगल भी है कि भावलपुर से कराची आ गए, हाँ, स्ट्रगल करते करते थिएटर भी सीख लिया, हाँ, थिएटर प्ले भी कर लिए, टीवी पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया, और अच्छे प्ले देखने को मिल भी रहे हैं। जी जी। लोग देख रहे हैं अदाकारी। तो वो जो पूरी स्ट्रगल थी, वो वाली स्ट्रगल अभी कंटिन्यू है या अभी ऐसा ब्रेक मिल गया है? वो जिसको आप एक सफ़र कहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, वो सफ़र तो अल्लाह का शुक्र है वो मुश्किल था लेकिन मज़े का था। अच्छा। तो अभी मैं उसको याद करता हूँ तो बहुत मज़े का आता है। तो मतलब अक्सर पूछते हैं कि भाई क्या तुम इनको, मतलब अब मैं कहूँ पूरी स्टोरी सुनाऊँ तो एक लंबी बात हो जाएगी। 2005 मतलब 15 साल पहले, 2005 जब मैं कराची में उतरा ट्रेन से, तो मेरी जेब में 500 रुपये थे। ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो इसमें वो नहीं है कि नहीं शायद 550 थे या 650 थे, नहीं 500 रुपये थे, तो बहुत अच्छी तरह याद है। तो फिर अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मतलब बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। और पहला ब्रेक जिसको कहते हैं कि थिएटर में कौन सा ऐसा प्ले था जिससे लोगों ने पहचानना शुरू किया, और टीवी पे ऐसा कौन सा पहला प्ले था? तकरीबन दोनों चीज़ें स्टार्ट साथ साथ हुई थी 2010 में, क्योंकि 3-4 साल मुझे एकेडमी में लगे थे पढ़ने में, तो उसके साल बाद काम स्टार्ट हुआ था। तो वो टीवी पे पहला प्रोजेक्ट था लाइट ऑन है के नाम से, वो एक इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी थी असफर अली के साथ, वो एक पूरा ट्रूप था। तो वहाँ से टीवी का काम स्टार्ट हुआ, और उसके साथ ही जो थिएटर का था वो था बॉम्बे ड्रीम्स शाह शरबील का। तो उससे बहुत अच्छी पजीराई मिली, बहुत मतलब अब आज भी लोगों को वो वाला प्ले याद है। मतलब पहली दफ़ा मुझे लोगों ने तब देखा, तो वो प्ले बहुत मज़े का था, बॉम्बे ड्रीम्स के नाम से। तो थिएटर का वो था। ठीक है। और ख़ुद को कौन सा अपना किरदार कहाँ अच्छा लगा? अगर मुझसे पूछते हैं टीवी के काम में, मुझे अपने ज़्यादा नहीं, एक तो ये होता है ना एक्टर को अपना काम ज़्यादा पसंद आना भी नहीं चाहिए, ये एक मसला होता है, नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा होना चाहिए कि अच्छा ये काम इसमें कमी रह गई है, नेक्स्ट में पूरा हो। लेकिन अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो दम पुख्त मेरा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, वो बहुत लोगों को अच्छा लगा। फिर ये लाइट ऑन है क्योंकि इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी थी, करने में बड़ा मज़ा आता था, और जो चीज़ करने में मज़ा आता है वही देखने में मज़ा आता है। मुझे तो मैं सुनने में बड़ा मज़ा आता है जब तुम जी जी तो वो बहुत लाइट ऑन है के नाम से था। फिर प्यारे अफजल था, वो काफ़ी मशहूर हुआ था प्ले, तो उसमें किरदार मेरा इतना मेजर नहीं था, लेकिन वो प्ले बहुत अच्छा था। लेकिन दम पुख्त के लिहाज से वो, क्योंकि ज़फ़र मिराज साहब का लिखा हुआ बहुत अच्छा था, फिर काशिफ निसार साहब ने उसको डायरेक्ट बहुत अच्छा किया, फिर मेरे साथ नोमान इजाज़ थे, उनसे बहुत सीखने को मिला, तो वो बहुत मज़े का प्ले था। वो अभी भी लोग देखते हैं तो काफ़ी आके कहते हैं। और बाकी अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें खुदा और मोहब्बत 3 जो है उसमें बहुत मज़े की चीज़ हो रही है वो, लेकिन वो अभी 80% हो गई है, लेकिन अभी रुका हुआ है। तो वो, और एक और काशिफ निसार का है मन जोगी, वो बहुत मज़े का है। तो वो दोनों जो हैं ऑन शूट हैं, वो तक 80% काम हो चुका है, वो इंशाल्लाह जल्दी नज़र आएंगे। और कहाँ देख रहे हो अपने आप को अभी, जिस रास्ते पे चल रहे हो, जहाँ पहुँचना कहाँ है? देखें, कभी भी ना पता नहीं, हर किसी की अपनी, मैं हमेशा देखता हूँ कि अच्छा जी मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, तो जहाँ से यहाँ तक अगर आया हूँ तो उसमें अगर अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की है और मेहरबानी की है तो इंशाल्लाह वही, अल्लाह तो वही है,
अल्लाह तो वही है हमारा। तो जो लॉकडाउन से पहले था, जो लॉकडाउन के वक्त है, लॉकडाउन के बाद ही वही होगा, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सुधार भी कर रहे हैं ना अल्लाह ताला लॉकडाउन। ये हाँ, वो जहाँ मसले मसाइल थे, कुछ देखें, कुछ चीज़ें हमारे पे जो मुश्किलात आती हैं ना, वो कुछ होता है सज़ाएँ होती हैं या कुछ होता है आजमाइशें होती हैं, ठीक है। तो वो उसी को समझें और थोड़ा सा ज़रा, अगर पहले काफ़ी ज़्यादा फैल रहे थे तो ज़रा देख लें, अच्छा जी मसले मसाइल हैं, हम ऐसे भी गुजार सकते हैं और अच्छे से गुजर सकती है ऐसे। तो वो उसको ले लेना, आजमाइश या सज़ा ले लेना कि मतलब मैं फरिश्ता तो हूँ नहीं, कोई मसले हुए होंगे मेरी तरफ से तभी मुझ पे ही आई है, या फिर आजमाइश है, उसको अच्छे तरीके से गुजार लूँ और इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोबारा से काम अच्छा शुरू होगा। अच्छा, कौन सा रोल ऐसा है जो ख्वाहिश है अभी करने की, कौन सा कैरेक्टर? रोल तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब आप जब भी कोई अच्छी मूवी देखें या जब भी कोई अच्छा ड्रामा देखें, उसमें लाजमी आपको कोई ना कोई फेवरेट कैरेक्टर निकल आता है, ठीक है। तो वो अब जैसे लास्ट अभी अगर देखते हैं तो जोकर का कैरेक्टर मतलब मज़े का कैरेक्टर, कि अगर कभी कुछ करने को मिले तो उसमें मार्जिन बहुत होता है और उसकी तैयारी में एक बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी जो आपने होता है ना कि आपने बॉडी जो बनानी होती है, क्योंकि उसके लिए आपको लीन से भी एक्स्ट्रा लीन होना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपकी वो जॉ लाइन एक्स्ट्रा ना निकले तब तक वो मेकअप भी आपका जोकर वाला नहीं होता। तो वो जो पिछला हमारे जोकर थे वो तो उसी में मर गए थे, अब ये वाले जोकर जो हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो वो एक कैरेक्टर है कि हाँ, कभी अगर मौका मिला मज़े का तो करने की कोशिश की जाएगी, वरना बहुत सारे कैरेक्टर हैं, हर फिल्म में हर ड्रामे में कुछ ना कुछ होता है मज़े का जो कि अट्रैक्ट करता है, कि होता है कि अच्छा जी मुझे मिलता तो मैं ऐसे करता। हर एक्टर वो है बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। और बचपन में शौक था एक्टिंग की तरफ, या बचपन में सोचा ही नहीं था कि मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत लोअर मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ तो बताना भी एक अजीब सी बात है कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, या मतलब इम्पॉसिबल। स्कूलिंग वगैरह सब भावलपुर की? मैंने हाँ बैचलर वहाँ से किया था, कंप्यूटर साइंस में किया था, तो यहाँ मैं आया था MBA करने के लिए, तो यहाँ के ख़राब हो गया यहाँ के, तो बस फिर वो एकेडमी नज़र आ गई, तो वहाँ ज़िया मोइनुद्दीन साहब की एकेडमी। किसी ने गाइडलाइन दी थी कि? नहीं, बहुत छुप के ऑडिशन दिया, छुप के वहाँ से प्रॉस्पेक्टस लिया। तो कैसे आया कि वहाँ से MBA करने आया और अचानक से क्लिक कर गया कि थिएटर पहुँच गए? देखें, बाकी सब कुछ करता तो अल्लाह है, तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ ना अल्लाह खुद से करते गए हैं, तो मैंने इसलिए ज़्यादा पंगे लिए नहीं। अच्छा अल्लाह में ये अच्छा ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये तो वो ज़्यादा पंगे लेने भी नहीं चाहिए कि हर चीज़ खुद हैंडल नहीं करनी चाहिए कि ये भाई ने कहा MBA कर ले, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। MBA में 5-6 महीने रहते थे, टीवी पे देखा जी एक एकेडमी खुली है ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने, जिसमें एक्टिंग पढ़ाई जा रही है। तो टीवी पे देखा तो अब पता भी नहीं था कि कहाँ है कैसे है, और पूछ भी नहीं सकता था किसी से। तो वो हमारे एक सीनियर एक्टर हैं अकबर सुबहानी साहब, वो एक जगह ग्रॉसरी ले रहे थे, तो मैं वहाँ उनसे मिला, तो मैंने कहा आपको पता है तो बताएं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं भावलपुर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ वो मैंने सुना तो है एकेडमी, क्योंकि उसी साल ही खुली थी। उन्होंने कहा वो आर्ट्स काउंसिल के सामने कहीं है। अच्छा। तो मैं चलें, अब मुझे ये पता चलेगा आर्ट्स काउंसिल है, अब मैं किसी बस वाले से कह सकता हूँ कि मुझे आर्ट्स काउंसिल जाना है, मुझे तो नाम ही नहीं पता था एकेडमी का। तो अब मैंने तमाम बसों वाले से पूछना शुरू किया कि आर्ट्स काउंसिल। तो वो फिर एक बस वाले ने बताया जी फ़लाँ जगह से मिलेगी, वो आर्ट्स काउंसिल के फ़लाँ रोड पे उतार देगी, उसके अंदर होगा आर्ट्स। तो वो एक हुआ, तो मैं छुप के बैठा, उस गाड़ी पे बैठा, वहाँ उतरा, उसने कहा जी फ़लाँ जगह पे जाओगे, रोड सीधा जा रहा है, तो वो शाइन कॉम्प्लेक्स पे उतारा कि वहाँ जाओगे तो आर्ट्स काउंसिल है। फिर वहाँ गया जी आर्ट्स काउंसिल, क्या जी है, मैं अच्छा ये आर्ट्स काउंसिल है तो फिर ये एकेडमी होगी। तो फिर वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी इस साल तो हो चुके हैं, अच्छा। 2 महीने बाद होंगे नेक्स्ट ईयर सेकंड बैच। तो फिर उस जाके वो मैंने पता किया, प्रॉस्पेक्टस लिया, पहली दफ़ा स्क्रिप्ट हाथ में आया कि अच्छा स्क्रिप्ट क्या होता है। वो फिर जाके रटा, वो मैं रात को उठता था 3 बजे, भाई और भाभी सो जाते थे, फिर उठता था, उसको याद करता था और बोलता था। तो वो छुप के गया, ऑडिशन दिया, ऑडिशन में भी मेरे मतलब 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि वहाँ पूरे कराची से लोग आए हुए थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि नई एकेडमी थी, हर जगह से लोग आ रहे थे। तो वो देख के मैं परेशान कि भाई यहाँ कैसे कैसे लोग हैं, उनके ड्रेसेस कैसे हैं, और मैं बावलपुर से आया हुआ, साइड की मांग निकाली हुई, शलवार कमीज में लड़का सा। तो वो बड़ा मसला था। फिर जब वो ऑडिशन के लिए अंदर गया तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब, तलत हुसैन साहब, खालिद अहमद साहब, राहत काज़मी साहब और अंजुम अयाज साहब और भी 2-3 टीचर थे। तो उनको देख के बाकी की हवा निकल गई, क्योंकि इन सबको तो हमने सिर्फ टीवी पे ही देखा था। लेकिन वही बस जो भी समझ आई हुई थी, रट्टा लगाया हुआ था। फिर उनका इंटरव्यू था कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो राहत साहब ने कहा देखें अगर आप पैसे के लिए करना चाहते हैं ना साकिब, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ बिरयानी का काम बहुत अच्छा है,
आप बिरयानी की शॉप खोलें, बहुत अच्छा कमाएंगे। मैं कहा नहीं सर, पैसे के लिए तो नहीं कर रहा ना, मुझे लगता है मैंने यही काम करना है। उनका हाँ, वो अगर लगता है काम करना है तो एक अलग बात है, लेकिन पैसे के लिए मत आइएगा, क्योंकि थिएटर में पैसे वैसे नहीं है। मैं कहा नहीं सर, पैसे नहीं, मुझे सीखना है। तो वो बस फिर, हालांकि उसमें 3 दिन ऑडिशन हुआ था, 400-500 लोग थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 23 लोग जो है वो सिलेक्ट किए थे। तो वो उसमें से एक नाम आ गया। तो वो बस पता नहीं वो क्या देखते थे, उनका बाद में पूछा, मैंने कहा आप देखते क्या हैं? हाँ। कि वो टैलेंट देखते हैं, क्या देखते हैं? टैलेंट का तो हमें पता ही नहीं होता, हम तो सिर्फ ये देखते हैं सीखना कौन चाहता है। कुछ आते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें तो आता है, नहीं तो हम तो ये तो मुझे तो एक्टिंग है। अच्छा। तो हमें ये देखना चाहिए हम सिखा किसको सकते हैं, सीखना कौन चाह रहा है, किसके अंदर वो चाह है, तो वो हम रखते हैं। और हमारी वो भी नहीं है कि हमने 50 लेने हैं या 60 लेने हैं। वो हमें लगता है कि ये 15 अच्छे लग रहे हैं, 20 अच्छे लग रहे हैं, 30 अच्छे लग रहे हैं, वो तो वो उनकी असेसमेंट थी। तो वो बस इस तरीके से स्टार्ट हुआ। मतलब अगर ज़िया साहब ना होते तो मैं शायद पढ़ भी ना सकता। वो तो स्ट्रैटेजी अच्छी है यानी उनकी, कि जिसमें लगन है। हाँ, उन लोगों को उन्होंने फिल्टर किया है। हाँ। फिर क्या किया घर वालों को, अम्मी को? फिर वो था कि पहली ट्राइमेस्टर जो था उसकी फ़ीस तो भर दी थी, क्योंकि मैं उन दोनों एक जो छोटी मोटी जॉब कर रहा था, और उसकी पहले ट्राइमेस्टर की फ़ीस 5000 थी। तो वो तो मैंने चलो दे दी। जब दूसरा ट्राइमेस्टर आया तो फिर पैसे नहीं थे, अब वो जॉब भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने घर भाई से, क्योंकि भाई जो है मेरे वो डबल मास्टर हैं। अच्छा। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस डबल मास्टर, तो वो पढ़ाई में। अच्छा। तो जब उनको मैंने कहा कि ऐसे, उनका दिमाग ख़राब हो गया, अब तुम ये काम करोगे, मैं बहावलपुर क्या कहूँगा, बहावलपुर से कॉल आई मामू के, वो साकिब वहाँ क्या कर रहे हैं, उनका मिरासी बन रहा है यहाँ आके। तो मैं समझा रहा हूँ ये क्या है, ये पढ़ने की चीज़ है। और मैं अजीब सा, मतलब उनको मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा जी MBA में ना 5 महीने रहते हैं, ये 3 महीने मुझे एक ट्राइमेस्टर शौक पूरा करना है, फिर मैं कर लूँगा। अच्छा साकिब, ये कंटिन्यू करेंगे हम ब्रेक के बाद। ठीक है। ठीक है, वक्त होता है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में वापस आते हैं। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें, और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। साकिब समीर हमारे साथ हैं। साकिब, क्या हुआ फिर नेक्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ। तो वो उसमें असल में हमारा होता था कि 3 महीने का ट्राइमेस्टर होता था, जिसमें 5 प्लेस करते थे हम, और 5 थ्योरी के पेपर होते थे। तो वो दोनों साथ चीज़ें सीखते थे। तो जो मसला पैदा हुआ वो ये हुआ कि नेक्स्ट ट्राइमेस्टर के पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं जॉब भी नहीं कर रहा था, और भाई से मांगना अच्छा भी नहीं लगता था। एक तो हम जो मिडिल क्लास होते हैं ना, हमें अजीब बहुत लगता है, हर बात पे कोई बात भी हमें अजीब लगता है, ये पता नहीं क्या मसला है। तो ये हमारे साथ मसला होता है हर मिडिल क्लास के साथ। तो वो भाई से मांगना अजीब लगता था। लेकिन दूसरा अजीब लगना ये होता था कि वो नोटिस बोर्ड पे नाम लग रहा था कि इनकी फीसिस नहीं आई, तो वो भी अजीब लगता था कि नाम क्यों आ रहा है ये। तो वो फिर मैंने वहाँ हमारी एक मैम सबा होती थी, बहुत अच्छी थी, तो उनसे मैंने कहा मैं फ़ीस नहीं है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो नाम जो है ना वो मुझे तंग कर रहा है। उनका नाम तो लिखा जाएगा तो आप फ़ीस देंगे तो होगा। मैं कह देखे ना कुछ वो मतलब फ़ीस माफ़ी कोई ऐसी भी चीज़। तो वो उनके नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, पिछले साल तो एकेडमी बनी है, तो यहाँ तो कोई ऐसा स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप मज़ीद ज़िया साहब से बात कर लें, अगर कह देंगे चेयरमैन है वो, तो मैं कि चलें टाइम ले दें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। अब वो नेक्स्ट डे उन्होंने टाइम लेके दिया। अब वो जाहिर था वो भी ज़िया मुहिद्दीन साहब हैं, वो पहले से तैयार बैठे हुए थे। तो मैं गया हूँ, तो मैंने ऐसे बात है सर, मैं जॉब भी नहीं कर पा रहा, ये है और पढ़ना भी है, तो स्कॉलरशिप के लिए मैं कह रहा था। उनने मेरे रिज़ल्ट सामने रख दिया, उनके ये आपका रिज़ल्ट है, क्योंकि वो 23 में से मेरा कोई 21वां या 22वां नंबर था। उनके ये आपका रिज़ल्ट है, आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप, मतलब क्या? मुझे सर मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा है ये शेक्सपियर कौन है, कहाँ से आ गया, स्टेनिस्लॉवस्की की थ्योरी, मतलब मैं पहले ट्राइमेस्टर में मुझे इडिपस पढ़ा दिया, उसकी स्टोरी बहुत अजीब सी है, इडिपस की स्टोरी बहुत अजीब सी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो मैंने कहा कि ये मेरी समझ में अभी नहीं आ रही चीज़ें, मतलब मैं भावलपुर से उठ के आया हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
उनका नहीं ऐसे तो यहाँ स्कॉलरशिप तो है नहीं, कुछ करके दिखाएं तो फिर है, ऐसे कैसे आपको स्कॉलरशिप दे दें, अभी तक हमने किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं दी। फिर उसके नेक्स्ट 2 ट्राइमेस्टर मैंने टॉप किया, क्योंकि उसके बगैर कुछ चारा नहीं था। अब वो जैसे भी कर के मेहनत कर करके तो उसके बाद टॉप किया, स्कॉलरशिप मिल गई, फिर मैं रिलैक्स हो गया, मैंने ठीक है अब ठीक है। तो वो लेकिन वही है कि अगर ज़िया साहब ना होते तो मैं पढ़ भी ना पाता शायद। तो शुक्रिया ज़िया साहब का भी। बाकी वो है कि अल्लाह किसी ना किसी तरीके से चीज़ें बनाता है, तो वो हाँ फिर वो हेल्प होती जाती हैं। तो इस लिहाज से मैं पढ़ा, और फिर वही है कि जब पढ़ा, परफॉर्मेंसेस होती थी, डायरेक्टर्स आते थे देखने के लिए, एक्टर्स आते देखने के लिए, तो फिर वहाँ से 1, 2, 3, 4 चीज़ें वो फिर लिंक बनते गए। एक्टर बनने के लिए डिग्री कितनी ज़रूरी है? एक्टर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको काम आना ज़रूरी है। मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा, मैकेनिक होता है ना, मैकेनिक आप गाड़ी से कराते हैं, तो 2 तरह के मैकेनिक होते हैं। एक जिसने पूरी इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, ठीक है, वो आप उसके पास जाते हैं तो वो डायग्राम निकालता है, अच्छा जिसकी वायरिंग ये है, ये मसला आ रहती है, वो एक आपको तरीके से बताता है। एक होता है छोटू, जो वर्कशॉप पे खड़ा होता है, ठीक है ना, वो छोटा सीख के बड़ा होता है। आप जाके कहते हैं कि ये गाड़ी है, वो गाड़ी पे हाथ रखता है, कहता है स्टार्ट करें, वो साउंड से बताता है अच्छा जी मसला कहाँ है। तो दोनों तरीके हैं, वो भी अच्छा है, दोनों को काम आना चाहिए। आप पढ़ के आते हैं तो इस तरीके से आते हैं। अब हमारे बहुत सारे एक्टर्स, मतलब हम नाम गिनते भूल जाएंगे कि आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल साहब, मतलब नुमान इजाज साहब, इन्होंने ड्रामा तो नहीं पढ़ा, इनके पास ड्रामा की डिग्री नहीं है। और इनके अलावा बहुत और सारे, शफी मोहम्मद साहब, सुहेल असगर साहब, लेकिन वैसे पढ़े लिखे हैं, ड्रामा की डिग्री नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, ज़िया मुहिउद्दीन साहब, खालिद अहमद साहब, इन्होंने ड्रामा पढ़ा है। तो आप किसी को नहीं कह सकते कि ये काम है या ये ज़्यादा है। वो इस तरीके से आए हैं, वो इस तरीके से, हाँ काम आना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन पे जब आता है ना तो आप यहाँ से डिग्री दिखा रहे होते हैं, ना यहाँ से आप एक्सपीरियंस दिखा रहे होते हैं। वो जैसे आप काम कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि अच्छा जी कितना आता है। तो वो दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं। तो काम आना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक एक्टर को, अब जैसे आपको तो एक चांस मिल गया ना थिएटर सीखने का, कितने लोग हैं जिनको एक्टिंग का शौक है और वो कहते भी हैं कि हमें कहीं ना कहीं आप ऑडिशन दिलवा दें या क्या, तो उन्हें ऑडिशन से पहले का क्या स्टेप है कि वो क्या करके जाए कि ऑडिशन दें, ड्रामे का ऑडिशन दें, क्या वो घर पे स्क्रिप्ट की तैयारी करते रहें या किस तरह से प्रिपेयर अपने आप को कैसे करें? देखें, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, हम ड्रामा देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, उसको देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर दें। अच्छा, ठीक है, मेन चीज़ जो होती है ना, आपको होता है डिक्शन, आपकी क्लैरिटी, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। अगर हम एक्टिंग, क्योंकि मैं एक्टिंग की क्लासेस भी लेता हूँ, वर्कशॉप्स भी कराता हूँ, तो मेरा मकसद यही होता है ताकि बेसिक्स जो हैं वो सबको पता चल जाए। तो अगर हम एक्टर के टूल्स की बात करते हैं तो उसके 2 टूल्स होते हैं, उसकी बॉडी और उसकी वॉइस। अब वॉइस को आपने कैसे खेलना है कि उसकी पिच हाई लो कैसी हो, और उससे उतार चढ़ाव कैसा आना चाहिए, उसमें लो है, बेस वाली आवाज़ कैसी होनी चाहिए, पतली आवाज़ कैसी होनी चाहिए, वो आपको पता हो। और बॉडी से आप बॉडी लैंग्वेज कि अगर आप बात कर रहे हैं, एक बाप की बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, एक बेटी की बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। बेटा जब बाप के सामने खड़ा है उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, वही बेटा जब दोस्तों में ठहरा हुआ है उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है ना। तो आपको इन 2 चीज़ों से खेलना आना चाहिए। अब जब मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ कुछ लोगों से, तो मैं जब उनसे कहता हूँ कि जी आप अपना एंकल जो है ना वो यूँ करें, तो उनसे पाँव नहीं हिलता। तो मैं कहता हूँ कितनी शर्म की बात है, हमसे हमारी बॉडी नहीं हिल रही। कि ये नहीं है कि मैं आपकी बॉडी नहीं हिला पा रहा, आप अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहे, इतने स्टिफ हो गए हम। तो एक्सरसाइज हमने लाइफ से निकाल दी है, और हम सोचते भी नहीं है कि अच्छा जी ये है गर्दन की है, ठीक है ना, काम कर रही है। हमें नहीं पता कि अगर ऐसे बात करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, अगर ऐसे बात करेंगे तो उसका क्या तरीका होगा। तो वो चीज़ें वही आपकी हैं। क्या आपने बैठना है तो ये बैठे हैं, तो इस बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है, और इस बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, है वही 2 टूल, आपकी वॉइस और आपकी बॉडी, इसी से खेलना है। और ये इसकी इतनी लिमिट्स जो हैं वो इतनी ब्रॉड हैं, जिस पे आप रोज़ाना काम करते रहें तो आपकी लिमिट्स जो हैं बढ़ती जाएंगी। और अच्छा एक्टर वही होता है जिसकी लिमिट्स ज़्यादा होती हैं, बोलने की लिमिट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज की लिमिट्स, वही है। वॉइस पे आप काम करते रहें, हर चीज़ की एक्सरसाइज मौजूद है। जो बॉडी है आपके, एक जो जॉइंट है उसकी एक्सरसाइज मौजूद है। आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, आवाज़ कैसे खोलनी है, आवाज़ कैसे बुलंद रखनी है, आवाज़ कैसे बेस वाली होनी चाहिए, उसकी सारी एक्सरसाइज मौजूद हैं। वो इंटरनेट हर हाथ में है, बुक्स आराम से अवेलेबल हैं इंटरनेट पे भी और वैसे भी। साउंड के ऊपर कैसे काम किया? एक्सरसाइज हैं
कि आपको मुख्तलिफ के पिच की एक्सरसाइज कौन सी है, बेस में रखने की एक्सरसाइज कौन सी है, आवाज़ खोलने की एक्सरसाइज कौन सी है, आवाज़ लो डाउन और उसको टोन करने की क्या है, वो सारी एक्सरसाइजें हैं जो आप रोज़ाना एक्सप्रेशंस के साथ जाहिर सी बात है आप बिल्कुल बिल्कुल। और थिएटर का जो फ़ायदा होता है जो दुनिया भर में वो ये है कि वहाँ ये सारी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। जो आपके 1.5-2 महीने की रिहर्सल होती है किसी प्ले की, उसमें ये डेली एक्सरसाइजेज होती हैं। फिर वो जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो उसको कंटिन्यू करते हैं। और वो एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो मैं वर्कशॉप्स करवाता हूँ वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, एक्टर के लिए नहीं, इंसान के लिए ज़रूरी है कि मेरी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए ना। अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ दी है, हमने उसको बर्बाद कर दिया है। हमने अपना वोकल कॉर्ड जो दिया हुआ है उससे सांस का काम लेने के बजाय उससे इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आवाज़ किसी की बैठ गई है। बच्चा होता है, रोता है, तीसरे मोहल्ले तक आवाज़ जाती है, हमारी आवाज़ें अजीब सी बकरे जैसी आवाज़ें हो गई होती हैं हमारी, क्योंकि हमने बेड़ागर कर दिया है। हमारी बॉडी, बच्चे की बॉडी कितनी खूबसूरत होती है, हमने पता नहीं उसका क्या हाल कर दिया है। तो जो एक्सरसाइजेज हैं, जो एक्टिंग की एक्सरसाइज हैं, वो बेशक बॉडी की हैं या वॉइस की हैं, वो हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज़ अच्छी होगी, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ये लगा होगा ना, तो वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो मैं उन सबसे कहता हूँ कि आप लाजमी क्या, एक्टिंग नहीं भी करनी ना, ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मतलब एक्टिंग को मैं कहता हूँ कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, सिर्फ आपके कमाने का या शौक़ पूरा करने की नहीं, वे ऑफ लाइफ है कि अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो इससे वो चीज़ें बताएंगे जो हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं और बहुत मज़े की चीज़ें हैं, करने में मज़ा आता है। तो वर्कशॉप कहाँ पे होती है? मैं स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में करवाता हूँ। अच्छा। वहाँ तो वो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि वो कोशिश इसलिए भी होती है कि एक जगह मैंने, आपको पता है वो जो एक क्या कहते हैं, सूफ़ी डांस होता है, सूफ़ी रक्स नहीं होता, वो जो टर्किश होता है, वो घूम रहे होते हैं, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो वो एक साहब थे, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये है क्या, क्योंकि एक हाथ ये होता है और एक हाथ ये होता है, वो घूमे जा रहे होते हैं, ठीक है, दरवेश डांस, दरवेश रक्स जिसे कहते हैं। हाँ, वो है क्या, उसको समझते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है, देखने में मज़ा आती है, ये है क्या, कि क्यों घूम रहे होते हैं। उनके इसका मकसद ये है कि ये हाथ ये होता है सीधा हाथ, मेरा सीधा हाथ ये है कि यहाँ से जो भी अल्लाह ने मुझे दिया, इंसान का काम है आगे देना। इंसान सिर्फ इसलिए है कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो मैं आगे दे दूँ, और अगर आप ये करते हैं तो फिर आप घूमते रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह ने जो भी दिया, अब वो आपको एजुकेशन है अल्लाह ने दी है, आपको कोई टैलेंट अल्लाह ने दिया, आपको दौलत दी है अल्लाह ताला ने, आपको किसी केयरिंग करने का तरीका दिया है, प्यार करने का कुछ भी है, जो भी आपको लगता है आपको अल्लाह ने दिया है, वो आगे दें। जब ये कहेंगे तो फिर आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो मुझे ये काम आता है, तो ये मेरी कोशिश होती है कि लाजमी आगे बढ़ाता रहूँ। तो वो एक नहीं, ये तो लॉजिक है ना, मुझे तो एक्टिंग आती है ना, एक्टिंग पढ़ी है, तो फिर ये मैं वर्कशॉप के ज़रिए जो है बच्चों को, बड़ों को। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत एक बिल्कुल जिस तरह से वो इन्वॉल्व होके कर रहे होते हैं, तो वो कनेक्शन सारा, वो हमें लगता है ना कि यार थक नहीं रहे, ये नहीं करें, वो करें, वो अगर आप माइंड आपका ऐसा होगा तो रिलैक्स रहेंगे, मस्त रहेंगे आप। तो वो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। और एक्टिंग के अलावा और क्या शौक हैं? एक्टिंग के अलावा मतलब अल्लाह का शुक्र है, जो मैं बार बार शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा शौक़ और मेरा काम एक ही है। कुछ लोगों का होता है ना, काम अलग होता है, जॉब कर रहे होते हैं, और शौक़ यही होता है, तो वो बटे हुए होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो मैं इसी से ही सब कुछ कर रहा हूँ, और अगर बीच में टाइम मिल जाता है तो कुछ फिर लिखने का बिल्कुल। अभी मैंने मतलब थिएटर प्लेस भी लिखता रहा, टीवी भी थोड़ा सा लिखा, अभी फिल्म लिखी थी, जो मैंने एक फ़िल्म की थी मेहरुनिसा वी लव यू, जो यासिर नवाज़ की थी, वो मैंने लिखी भी थी और फिर उसमें एक्ट भी किया था। तो वो बड़ी मज़े की एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वो लिखने का और काम करने, लिखने से थोड़ा भागता इसलिए हूँ कि लिखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप एक्ट कर रहे होते हैं ना तो आपने एक कैरेक्टर बनाना है अपना, उसी को लेके चलना है। जब आप लिख रहे होते हैं आपको 25 कैरेक्टर बनाने होते हैं, सब 25 कैरेक्टर कैसे थे, कैसे हैं, वही लिखते हुए। कौन सा एक्टर इसमें अच्छा रहेगा, फौरन क्लिक कर जाता है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और अगर आए तो उसको जहन से हटा देना चाहिए, वरना आप ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये एक्टर अच्छा है, तो आपका पेन रुकेगा नहीं, यार ये जुमला ये एक्टर ऐसे नहीं बोल सकेगा, फिर आप रुक जाएंगे।
तो आप लिखते हैं ना, जब भी कोई डायरेक्टर आपसे लिखवाता है तो वो अगर उसके जहन में हो भी सही कि उसने किसको रखना है, वो बताता नहीं है। तो ये होता है कि आप इजीली लिखें, फिर हम देख लेंगे कि हम किसको रखते हैं। और फिर जब अच्छा एक्टर हो, फिर कोई भी स्क्रिप्ट हो, वो उसको अच्छे तरीके से उसमें ईमानदारी से उसको करता है परफॉर्म। चलो ग्रेट, कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त होता है, वापस आते हैं बहुत जल्द। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें, और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। अच्छा साकिब, थिएटर में रीटेक की गुंजाइश नहीं है कि आप रीटेक नहीं ले सकते, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना कि ज़रूर हुआ होगा, जिसको फ़ौरन से फ़ौरन आपने सिचुएशन को कैसे टैकल किया? तकरीबन हर प्ले में कुछ ना कुछ होता है मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ, क्योंकि एक जो हम नॉर्मल प्ले करते हैं वो तकरीबन 1 महीना एक शहर में चलता है, फिर 1 महीना दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, तो वो कहीं ना कहीं मसले आ ही जाते हैं। वो बिल्कुल याद होता है, सबको याद होता है, लेकिन इतने सारे दिन में और इतने सारी परफॉर्मेंसेस में तो कोई ना कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। तो वो बहुत सारे, जैसे एक मुझे याद है टॉम डिक एंड हैरी प्ले था, तो शाह शरबील का प्ले था, तो उसमें ना एंट्री एग्जिट बहुत तेज़ थी। फास्ट प्ले होता है ना, उसमें ये दरवाज़ा बंद हुआ, ये खुला, ये दरवाज़ा बंद हुआ, ये खुला। तो उसमें 2 भाई, मेरा उसमें किरदार था एक बूढ़े का, 80 साल का बूढ़ा पंजाबी था, और वो एक अजीब सा ठरकी सा वो बंदा हुआ था कि वो ज़ाहिर था वो अमेरिकन सोसाइटी पे रखा हुआ था, वहाँ एक पंजाबी चला जाता है तो कैसे होता है, वो उस पे था। तो उसमें 2 भाइयों की स्टोरी चल रही थी, एक आ रहा है जा रहा है, तो उसमें था जो मेन हीरो था वो स्टेज पे था और मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था कि अभी मेरी 5-10 मिनट बाद एंट्री है, मैं वहीं खड़ा हुआ था। अब वो था कि उसके दूसरे भाई की एंट्री थी कि वो आता है, खड़ा करके दरवाज़ा खोलता है तो उसका दूसरा भाई खड़ा होता है और वो फिर एंटर होता है और वो शायद होता है। अब वो जो एक्टर था वो नया था, उसका पहला प्ले था, वो चल रहा था। अब मैं वैसे ही पीछे दरवाजे के साथ वैसे ही खड़ा था, तो वो जाहिर तो साकिब भाई सब कहते हैं। तो जैसे ही अपना वो परफॉर्म कर करके जैसे उसने दरवाज़ा खोला कि उसका भाई खड़ा होगा, उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। अब उसने दरवाज़ा खोला है, पीछे देखा कोई नहीं था, उसका रंग एकदम पीला हुआ है, उसने मुझे देखा, उसने कहा साकिब भाई, तो मुझे उसमें प्यार भी आया, हंसी भी आई कि मतलब इस हद तक, क्योंकि जाहिर है हमारी एजुकेशन में ये चीज़ें चलती हैं कि आपको ऐसा रोज़ाना कोई ना कोई मसला हो सकता है, तो आपको कैसे हैंडल करना है। फिर वो शुरू से इम्प्रोवाइजेशनल के तौर पे हमारा ट्रूप भी था, काम भी चला था, तो वो हैंडल करने की आदत थी। तो उसने जैसे देखा ना, उसने कहा साकिब भाई, तो उसने ऐसे किया कि 500 बंदा बैठा हुआ है और यहाँ कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो वो फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर मैं स्टेज पे निकल गया, जैसे जो मेरा कैरेक्टर था वो बातें करता फिर मैंने, क्योंकि दोनों विंग्स पे लोग होते हैं, फिर मैंने उनको इशारा किया कि ये भाई क्या, तो वो पीछे गए, वो पीछे कहीं बैठा हुआ बातें कर रहा था। उससे लगा कि काफ़ी देर बाद, क्योंकि जाहिर बता इतने रोज़ाना कर करके याद नहीं रहता। तो इसी तरह फिर वो जब उसको बुलाया तो वो भागता हुआ आया, फिर दोबारा से कंटिन्यू करा। इसी तरह एक और परफॉर्मेंस थी, एक और प्ले था, अवंती के नाम से था। तो वो उसमें यह था कि मैं बात कर रहा हूँ और मैंने एक जुमला बोलना है और एक इंस्पेक्टर ने आना है। अब जब इंस्पेक्टर ने आना है तो पूरी हबड़ धबड़ मच जानी है कि वो पूरा एक वो क्योस मच जाता है। तो अब वो कर करके अब वो सामने खड़ा हुआ है, देख रहा है। अब वो होता है ना कि मैं कोई ना कोई लाइन बोल देता हूँ तो वो क्लैप हो जाती है, कुछ होती है। अब वो करते करते मैंने उसको लाइन दे दी, अब वो देख रहे हैं। अब मैंने उसको लाइन बोली कि अब उसके बाद उसने आना है और वो नहीं आ रहा, और वो सामने खड़ा हुआ भी है। अब मैं उसको देखा नहीं आ रहा, अब मैंने अलग से बात शुरू कर दी। अब अलग बात शुरू की, ऑडियंस ने ताली बजा दी। फिर मैंने कोई और बात शुरू की, फिर उससे ताली बजी। अब मैं उसको देख रहा हूँ कि तू आ क्यों नहीं रहा, मर क्यों नहीं रहा इधर आके। अब मैं करता फिर किसी ने पीछे से आके उसको धक्का दिया कि जा। बाद में मैं क्या था, कह रहे नहीं मैं देख रहा था ऑडियंस इंजॉय कर रही है, मुझे ही मज़ा आ रहा था। मैंने कहा मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मेरे पास कुछ जुमले नहीं थे। वो तो ऐसे ही हमने बोलना शुरू कर दिया और सारे कुछ हो गया। तो वो मतलब हर प्ले में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अक्सर चीज़ें हैं कि कोई नहीं आया, लेट हो गया, तो वो फिर वो हैंडल करने में मज़ा आता है उस वक्त। लेकिन ऑडियंस को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ये बस
तमाम एक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। तो वो मुझे तो ये लग रहा है कि इस तरह से तो आपको लाइफ की सिचुएशन भी कितने आराम से टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपकी एक्सरसाइजेस हाँ, लगी हुई हाँ। है कि अच्छा कभी ऐसा हुआ कि चलते हुए ऑडियंस में जो मासेस हमारे देख रहे होते हैं फिल्म, तो किसी ने तुम्हारा कोई निक नेम जो ड्रामे में या कोई प्ले किया हो उससे पुकारा हो? हाँ, थिएटर के ड्रामे, क्योंकि मेरे ज़्यादा मैंने थिएटर किया है, टीवी से ज़्यादा थिएटर किया है। तो मतलब अगर मुझे टीवी पे भी कुछ जानता है तो वो साकिब वो थिएटर वाला जो है, तो मतलब उस लिहाज से मुझे थिएटर पे लोग, तो थिएटर के कई नाम थे। जो पहला था जो बॉम्बे ड्रीम था, उसमें डॉली था, उसमें एक यूनिक का किरदार था, तो वो बहुत मशहूर हुआ। वो जब प्ले स्टार्ट हुआ था तो वो प्ले का सबसे छोटा किरदार था, लेकिन वो जब रिहर्सल्स में गया और वो आया तो वो प्ले मतलब उसी के नाम से ही जाना पहचाने लगा। तो वो इतना बड़ा प्ले हो गया था, तो वो पहचान बन गया था मेरी। तो वो डॉली जो है आज भी लोगों को डॉली के नाम से वो हाँ मिल जाती हैं। फिर उसके बाद और प्लेज हुए, वो एक अवंती में राणा साहब थे, वो बिहारी टाइप थे, तो वो राणा साहब चलते रहते थे। तो वो हर प्ले, क्योंकि प्ले जो चल रहा होता है वो 4-5 महीने चलता है पूरे पाकिस्तान में, तो वो जब चल रहा हो तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, फेसबुक पे फैंस होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, तो वो फिर वो प्ले जिन्होंने देखा होता है फिर उसी नाम से कि वो एक रिकॉल के लिए वो बुलाना शुरू करते हैं। करते हुए कभी उस कैरेक्टर की रिसर्च भी की है या बस खुद ही स्टार्ट कर दी? देखिए रिसर्च, इतने सारे रोल्स हैं, इतने सारे गेटअप्स हैं, ये मेरे साथ थोड़ा सा मसला रहा है कि मतलब मेरे हर प्ले में जो था ना कहीं ना कहीं गेटअप होता था। और वो था ना कि जब प्ले के बाद हम ऑडियंस में आते थे मिलने के लिए, तो वो सारे जो होते थे अप्रिशिएट कर रहे होते थे। तो डायरेक्टर जो है ना उसको पता होता था कि मुझे इसके साथ रहना है, क्योंकि मुझे लोग बाद में आते थे पहचानते नहीं थे, मैं खड़ा होता था ऐसे करता, फिर डायरेक्टर बताता था सर ये वो राणा साहब है, फिर अरे हम देख रहे थे वो कहाँ, वो आए नहीं। तो क्योंकि वो किसी में दाढ़ी लगनी, किसी में बाल लगने, तो वो मेरे साथ हमेशा होता है कि यार मुझे पहचान नहीं रहे लोग, कहाँ गए। फिर वो डायरेक्टर जगह जगह पे बताता था कि ये वो है, वो हम तो उस वक्त से वेट करते हैं, आप यार आप तो जवान हैं, आप तो ये बने हुए थे, तो वो मज़ा आता था। और बाकी है कि परफॉर्म करने का किस तरीके से, देखिए वो जो आपके दिमाग में होते हैं ना, एक्टर का जो बैंक होता है वो उसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि उठते बैठते वो आसपास क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कि अच्छा मोची जो बैठा हुआ है, हम जाते तो हैं उसके पास, लेकिन वो कैसे एक टांग खड़ी करके एक टांग बिठा के, और उसका हाथ कैसे चल रहा है, पॉलिश करते हुए हम पॉलिश करते हैं, ये करते हैं, वो पॉलिश करता है, ये करता है। तो ये हाँ वो आप जाके स्पेशली देखते नहीं, उठते बैठते आप बस में जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपसे आपकी कोई खाला हैं वो कैसी बोलती हैं, आपकी कोई खालू हैं वो कैसे बोलते हैं, बिल्कुल। तो वो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आपको भी नहीं पता होता, वो यहाँ बैंक बन रहा होता है आपका। तो फिर जब भी कोई करैक्टर आता है तो आप कहते हैं अच्छा इसकी आवाज़ ऐसे रखूँ, वो आपको नहीं पता होता वो आपकी चाचू की आवाज़ है, या आपको नहीं पता होता वो आपके टीचर थे फलां, उसकी तरह आप खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो आपके बैंक में होता है, वो आप देखते हैं कि यार इसको मैं ऐसे बोलता हूँ या ऐसे बोलता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ें मिल के ना वो एक नई चीज़ बन जाती है। तो वो हमेशा ऐसी होता है। और फिर गेटअप से फ़र्क पड़ता है कि गेटअप आप करते हैं तो अच्छा इसकी आवाज़ में ऐसे रखता हूँ, हेल्प करता है, वो हेल्प करता है। एक वैसे सवाल कि दिलपजीर शो का एक्सपीरियंस कैसा था? दिलपजीर शो का एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था, वो आप भी वहाँ थे, मतलब मैंने एज अ प्रोड्यूसर बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल। और वो भी उसमें वही था कि हम इम्प्रोवाइजेशनल बहुत सारी चीज़ें करते थे, फिर उसमें एक्टर्स बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन उसका जो वो जितना अच्छा था उतना नहीं चल सका क्योंकि उसकी टाइमिंग सही नहीं थी। वो टाइमिंग जा रहा था 6 बजे मेरे ख्याल में, तो और 6 बजे ना ऑडियंस वो होती नहीं है, वो था 10-11 बजे वाला। और वो बात हम तब भी कह रहे थे, लेकिन तब हमें मान नहीं गई, और वो बात प्रूव हुई जब उसको रिपीट पे रात को 11 बजे लगाया गया, तब उसकी रेटिंग ज़्यादा आई। अब मैं पूछती हूँ तो लोगों को याद है जी, क्योंकि रात को 11 बजे वो जी क्योंकि वो जब रिपीट पे 11 बजे लगाया था, बाद में पहले वो ख़त्म हो गया, फिर बाद में उसको 11 बजे लगाया, तब बिल्कुल फिर सेलिब्रिटी उसमें सारे थे और वो बिल्कुल हैपनिंग शो था, बिल्कुल बहुत मज़े का था। और वो हर चैनल पे कहीं ना कहीं उस टाइप के शोज होते रहते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा है आप प्ले में अपने सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं रुके हुए होते हैं, स्टिफ होते हैं, वो वहाँ वो आके खुल के बोलते हैं और मज़ा आ रहा होता है, एंजॉय करते हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मज़े का था। और बाकी ये है कि हिनापा के साथ वैसे भी हमेशा बहुत मज़ा आता है, अक्सर बुलबुले में भी जाना होता है तो वो भी वहाँ मज़ा आता है। तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो वो मज़े खत्म करने से पहले 2 सवाल और। एक तो मुझे ये बताएं कि जो हमारे लेजेंड्स या जो पुराने आर्टिस्ट हैं
वो और नए आर्टिस्ट में इस वक्त क्या मेजर आप एक डिफरेंस देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है इसी से रिलेटेड कि कभी ऐसा हुआ कि पुराने आर्टिस्ट को ये फील होता हो कि नए आर्टिस्ट हमें जितनी रिस्पेक्ट देने चाहिए नहीं देते, या कोई या बहुत सपोर्टिव? देखिए पहली बात कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो और आजकल के जो हम हैं उनमें क्या फ़र्क किया। देखिए ज़िंदगी में ना मुश्किल का नाम तब्दील होता है, मुश्किल हमेशा रहती है। आज हमें ये मुश्किलात हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी तो कोई और आ जाएंगी, फिर वो सॉल्व होंगी कोई और आ जाएंगी। तो इसलिए मुश्किलों को हम कहते हैं फेस करें, सामना करें, उसको ये नहीं कि ख़त्म हो जाए, ख़त्म नहीं होगी, चेंज होंगी मुश्किलात। जब हम सीनियर्स को देखते हैं, पीटीवी होता था, बाहर लाइनें लगी हुई होती थी और मतलब जी मर रहे होते थे कि एक बस अंदर जाने का चांस मिल जाए। चांस अंदर जाने का नहीं मिलता था, लेकिन अगर कोई अंदर चला गया, जैसे फिरदौस साहब से बात होती है या वसीम अब्बास साहब से बात होती है, तो उन्होंने कहा साकिब हमारा रात को एपिसोड चला और सुबह हम स्टार थे। क्योंकि जो रात को एपिसोड चला है ना वो 100% लोगों ने देखा है। ऐसा हो नहीं सकता कि तब कोई और कुछ देख रहा हो। एक चैनल था, सबको पता है 8 बजे ड्रामा आएगा। जब 8 बजे ड्रामा आएगा तो सब घर वालों ने देखना है, क्योंकि एक ही ड्रामा आना है, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तब कोई कुछ और देख रहा हो, नहीं। तो रात को जो एपिसोड चला, सुबह मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे फैंस थे पाकिस्तान वाले, ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत अजाब था कि वो एक प्ले मिले कैसे। अब क्या है, अब मुश्किल चेंज हो गई है कि मिलना आसान है, लेकिन इतने सारे चैनल्स हैं, अब आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना, जगह बनाना, वो बहुत मुश्किल है। तो तब वो मुश्किलात थी, अब ये मुश्किलात हैं। तो उन्होंने वो फेस किया, हम ये फेस कर रहे हैं। तो वो कोई भी मुश्किलात जब देखें ना, तो एंड में आके आपको ये कहना चाहिए कि अच्छा यही मुश्किलात हैं, ये मसले मसाइल हैं, इसी में काम करना है। तो फिर आप पॉजिटिव होकर काम करें, बाकी फिर अल्लाह मदद करता है। दूसरा सवाल रह गया, वो भी उसका भी आंसर देना, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में मुझे ये बताना कि सोशल मीडिया का आजकल कितना इन्फ्लुएंस है एक एक्टर की, मतलब अपने आप को मशहूर करने में, अपनी जगह बनाने में। ये फिर वही बात कि सही है गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि अब जितने अब मतलब फिर वही गलत तरीका सही तरीका, लेकिन आजकल कास्टिंग ऐसी होती है जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसको बुला लें, ठीक है। तो हम सही गलत की बात नहीं करते, लेकिन हाँ ऐसा है और इन्हीं हालात में आपको काम करना है। तो ये तरीके हैं, तो आप इस तरीके पे चलते हैं, इस तरीके से काम कर लेते हैं। तो वो तरीके चेंज होते रहते हैं हर कुछ अरसे बाद। तो बस वो बंदा रिन्यू करता रहे अपनी चीज़ों को, ये नहीं कि वहाँ रुक जाए, नहीं मैं तो उस थॉट का बंदा हूँ वैसे रहूँगा, नहीं। अब सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो फिर आप अपने आप को चेंज करें ताकि इस लीग में शामिल हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरा सवाल था कि सीनियर्स सपोर्टिव होते हैं कि नहीं होते? नहीं, सपोर्टिव तो ऑफ कोर्स हैं, बहुत अच्छे सपोर्टिव सारे सीनियर्स हैं, मैं खुद मिलती रहती हूँ। लेकिन ये है कि कभी उन्हें ये लगता है कि जो हमारे जूनियर्स हैं वो उस तरह हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या ये कंप्लेंट कभी आती है? मुझे तो नहीं आई, क्योंकि मैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, क्योंकि बचपन से एक बात समझिए कि रिस्पेक्ट हमारी जनरेशन बिल्कुल हाँ जी। तो वो यही है कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप रिस्पेक्ट दें। तो जिनको चाहिए होती है ना, तो वो देते हैं, वो बेशक बड़े हों बेशक छोटे हों। मतलब बड़े से बड़े एक्टर्स अगर आपको इतने प्यार से मिल रहे हैं, तो मतलब आपका फिर दिमाग ख़राब है, या फिर कोई मसले मसाइल हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट ना दें। मतलब कैसे आप रिस्पेक्ट ना दें? मैं नुमान इजाज़ के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने पूछा तुम्हारी एज क्या है? तो मैंने कहा जी 33 साल। उनके 34 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं कैसे रिस्पेक्ट ना दूं उस बंदे को जिसका काम करने का एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज़्यादा है? तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि नहीं जी मैं ये कैसे? इम्पॉसिबल। और ये तो नुमान इजाज़ हैं, तलत हुसैन साहब, जावेद शेख साहब, तो वो मतलब बनता ही नहीं है आपका उनको रिस्पेक्ट ना देना, मतलब बनता ही नहीं है। उसके बावजूद अगर कोई करता है तो फिर वो ठीक है, उसको इलाज की ज़रूरत है, और बहुत सारे हमारे अच्छे अस्पताल हैं उनको इलाज की ज़रूरत है कि वो फिर जाके रिस्पेक्ट करना सीखें। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी डिस्कशन, और कोई मैसेज वोसा टीवी देखने वालों को और हमारी सारी ऑडियंस को? जो नए एक्टर्स आना चाहते हैं इसमें,
तो प्लीज़ 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 काम करें अपने डिक्शन पे। हमारे यहाँ क्या होता है, जो ज़रा से पंजाब साइड के होते हैं उनकी आवाज़ में थोड़ी सी, उनकी डिक्शन में ना पंजाबी होता है। कोई अगर कहीं क्या कहते हैं बिहारी है तो उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा वो होता है। तो जब टीवी पे आना होता है ना तो प्योर उर्दू चाहिए होता है, एक्सेंट आपका लहजा जो है वो साफ़ होना चाहिए। तो जब भी ऑडिशन देने जा रहे हैं या जब भी आप आगे इस काम को परस्यू करना चाह रहे हैं तो फिर इन चीज़ों पे ज़रूर काम करें कि आपका डिक्शन क्लियर हो। और उसका कोई तरीका नहीं है, आप अखबार जो है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, जैसे पढ़ते हैं ज़ोर ज़ोर से, बुक्स जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। इससे पता चलेगा अच्छा जी कौन सा लफ्ज़ मुझे ज़रा फंबल हो रहा है, कौन सा लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा। और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे एक्सरसाइज जो है वो अपनी पूरी आइसोलेशन एक्सरसाइज किया करें, तो उससे आपकी बॉडी आपके काबू में होगी। एक्टर का ये ना कि हर मसल्स यूज़ कर सकूँ, तो वो बॉडी अपनी क्लियर रखें, अपनी वॉइस जो है अपना डिक्शन क्लियर रखें, ताकि जब आप कहीं परफॉर्म करने जाएँ तो कॉन्फिडेंट भी हो और वो आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। और बाकी है पॉजिटिव रहें यार, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। मतलब पॉजिटिविटी आपके बहुत से मसलों को छुपा देगी और नेगेटिविटी है जो है ना आपके बहुत से अच्छाइयों को जो है ना वो भी ख़राब कर देगी। तो पॉजिटिव रहें, सब अच्छा है, मसले मसाइल आते आते रहेंगे, आगे चलें। हम अगर जो कैमरा फेस कर रहे होते हैं, हाँ, ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ मसाइल नहीं होते, लेकिन बिल्कुल हमें कितनी अपने आप को बिल्कुल कि घर के मसले सब होते हैं। एक आजकल के एक्टर साथ गर्लफ्रेंड के अलग मसले, बीवी के अलग मसले, बच्चों के अलग मसले, मोहल्ले के अलग मसले, घर के काम काज के अलग मसले, ठीक है, इतने सारे मसले होते हैं। लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आप परफॉर्म करते हैं ना, तो वो फिर मज़ा आता है। और इसी के साथ बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर बात है आपको मुझसे पॉजिटिविटी चाहिए। आप क्यों मेरे दुख लेंगी, मेरे गम लेंगी, मेरी नेगेटिविटी लेंगी, क्यों नहीं? आपको मुझसे पॉजिटिविटी चाहिए। तो पॉजिटिविटी, और इसके बारे में इतनी थ्योरीज, इतना सब कुछ है कि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होता है। तो अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। सोच वैसी राह। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साकिब समीर, थिएटर आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट मौजूद थे। तो इंशाअल्लाह ताला इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी।